हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड। ओके। तो वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके। मैं हूं आपकी जीके ट्रेनर। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जीडीपी को लेके काफ़ी डाउट रहता है। जीडीपी एग्जैक्टली क्या है? जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जीडीपी को समझने में। तो मैं आज आपको जीडीपी बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगी। आई होप इस सेशन के एंड में आप तीन चीज़ों को समझ पाएंगे। और वो तीन चीज़ें क्या हैं, देखिए। अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, तो मैं आपको क्या समझाने वाली, सबसे पहले तो मैं आपको जीडीपी क्या होती है ये समझाऊंगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं ये समझाऊंगी कि अभी जो -23.9% की बात हो रही है वो क्या है। और मैं आपको तीसरी चीज ये समझाऊंगी कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे देश की जीडीपी इससे भी कम है। ये करेक्ट डेटा नहीं है। और चौथी पॉइंट ये समझेंगे कि अभी रघुराम राजन ने क्या क्या बोला है, क्या क्या गवर्नमेंट को मेजर लेने चाहिए। बट यहाँ मैं आपको ये बहुत डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ। आज का मेरा पूरा फोकस जीडीपी पर होगा। ठीक है। तो चलिए अपने इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जीडीपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए, आपको पता है कुछ टाइम पहले हमारे देश की जो जीडीपी थी वो -7 प्रिडिक्ट की गई थी। लेकिन अभी जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 21 यानी कि अप्रैल से लेकर कब तक का, जून तक का, यहाँ तक का जो भी आपका जीडीपी आया वो कितना आया है, वो आया है -23.9%, जो खुद में बहुत बड़ा नंबर है। मतलब आप ये समझिए एक देश की जीडीपी जो 7-8% से बढ़ रही है। यहाँ मैंने आपको 1991 से, जब से लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद के डेटा दिखाए हैं, और अभी तक का ये सबसे खराब नंबर है। और हुआ ये है कि हम ये मानकर चल रहे थे कि यूके की जो जीडीपी है वो सबसे खराब होगी, बट इंडिया ने पहले क्वार्टर में उससे भी खराब परफॉर्मेंस किया है। ठीक है। तो ये 23.9% हम निकालते कैसे हैं? देखिए, 23.9% का मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि पिछले साल यानी 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके पहले क्वार्टर में, यानी कि उसके अप्रैल से लेकर जून तक में जो जीडीपी थी उसके कंपैरिजन में हमारी इस बार की जीडीपी -23.9% रही है। ये कैसे रही है मैं आपको ये भी शो करूंगी, मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगी जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। बट अभी आपको ये समझना है कि ये -23.9% हमने कैसे बोला। ठीक है। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब ये मेम मैं लगाना तो नहीं चाहती थी, बट ये बहुत ही औसम मेम था। और बेसिकली इसमें आप समझ ही गए हैं कि हमारे देश की जीडीपी को रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए, अब ये समझते हैं कि जीडीपी होती क्या है। अभी आपको मैं सिर्फ यहाँ लिखा हुआ ये वर्ड समझा रही हूँ, इसको पढ़िए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट। अभी इस फिगर को भूल जाइए, अभी इस डेटा को भूल जाइए और सीधे यहाँ आइए। आपका एक रेस्टोरेंट है। आपका ये रेस्टोरेंट कहाँ है? आपका रेस्टोरेंट सपोज ये भूटान बॉर्डर पर है। कहाँ है? भूटान बॉर्डर पर। ठीक है। अब देखिए, आपके रेस्टोरेंट से क्या होता है? आपके रेस्टोरेंट से एक तो प्राइवेट सोसाइटी है, वो क्या करती है? वो खाना मंगाती है। वैसे इस सोसाइटी को भूटान बॉर्डर पे ढूंढने मत जाइएगा, ये मेरी सोसाइटी है जो बैंगलोर में है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? प्राइवेट सोसाइटी, यानी कि मेरे और आप जैसे लोग जो हमारे देश में एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि हम जो कंजम्पशन करते हैं उस पे हम जो पैसा खर्च करते हैं, पहला तो हो गया यही। ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, यानी कि कंजम्पशन। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि भूटान बॉर्डर पर ही एक कंपनी है, सपोज रिलायंस है। ठीक है। रिलायंस कंपनी है, और ये जो पैसा खर्च कर रही है, ये जो खाना मंगवा रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए, खुद जो वहां लोग काम करते हैं, तो ये कंपनी जो पैसा खर्च कर रही है वो क्या है? वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी जितना पैसा हमारे मार्केट में लगा रही है। तीसरा क्या है? तीसरा सपोज ये इनकम टैक्स का ऑफिस है भूटान बॉर्डर पर। ठीक है। क्या है? इनकम टैक्स का ऑफिस। अब इनकम टैक्स का ऑफिस क्या है? ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है। और सरकार हमारी यहाँ रेस्टोरेंट से जो भी खाना मंगा रही है, तो ये किसका खर्चा हो गया? ये हो गया सरकार का। यानी कि हमारे देश की जीडीपी में सरकार जितना खर्चा कर रही है वो क्या हो गया? वो हो गया जी। चौथा पॉइंट ये है कि आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ सामान जो भूटान से मंगा रहे हैं, और भूटान वाले कुछ सामान आपसे मंगा रहे हैं।
यानी कि आप अपना कुछ खाने पीने का सामान है जो भूटान में भेज रहे हैं और भूटान से भी लोग आप कुछ मंगा रहे हैं। तो ये जो नेट एक्सपोर्ट हो गया, आने जाने वाला आयात निर्यात, ये हो गया क्या? ये हो गया नेट एक्सपोर्ट। यानी कि हमारे देश की जो जीडीपी होती है वो हमारे कंजम्पशन से, प्राइवेट कंपनीज के इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट के खर्चे से और नेट एक्सपोर्ट से मिलकर बना होता है। यही होती है जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वैसे तो कई सारे फॉर्मूले होते हैं बट यहाँ जो आपको पढ़ना है वो यही समझना है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि हुआ क्या है। ये पिछले साल की फिगर है और ये इस साल की फिगर है। तो देखिए, पिछले साल जो इंडिविजुअल यानी कि आप और मेरे जैसे लोगों ने जो खर्चा किया था वो ये था, इस साल इतना है। ठीक है, तो लगभग ये -27%, यानी कि आप बोल सकते हैं कि लोगों का खर्चा -27% हुआ है। इतना लोगों ने पिछले साल के कंपैरिजन में कम खर्च किया क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो कंपनीज हैं, कंपनीज का जो खर्चा है ये बहुत बड़ा फिगर कंटेन कर गया। यानी कि कंपनीज ने -47% कम खर्च किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 50% के आसपास कंपनीज ने खर्चे कम हुए हैं, कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कम किए हैं क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा था, सब कुछ ठप था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट आधा हो गया है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़े हैं बट इतने नहीं बढ़े हैं कि ये हमारी इकोनॉमी पर ज्यादा असर डाल पाए। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सिर्फ 16% से बढ़ा है। ठीक है, और एक चीज देखिए, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को देखकर लगा कि हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ गया यानी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गाइस एक बात समझिए, एक्सपोर्ट इन सारी चीजों को गिराकर कभी भी नहीं बढ़ सकता। हमारा एक्सपोर्ट जब इन सारी चीजों के साथ बढ़ेगा तभी उसका इकोनॉमी पर पॉजिटिव असर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप देख सकते हैं ये लगभग आप बोल सकते हैं 165% के आसपास चेंज हुआ। बट ये बहुत छोटी फिगर है हमारी इकोनॉमी के साइज से, तो इसने हमारी इकोनॉमी पर कोई भी असर नहीं डाल पाया। तो ओवरऑल जो बेसिकली डिफरेंस आ गया वो 23.9% का डिफरेंस आया हमारी इकोनॉमी में। जो टोटल खर्चा पिछले साल हुआ था और इस साल का जो हुआ है उसका जो डिफरेंस है वो आपको इतना देखने के लिए मिला और इसीलिए हमारे देश की जीडीपी बोला गया कि इतनी कम है। अब एक बात और समझिए, क्यों ये बोला जा रहा है कि हमारे देश की जो जीडीपी का डेटा है यानी कि -23.9% भी गलत डेटा है। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जीडीपी कैलकुलेशन में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज है या इनफॉर्मल सेक्टर है, उसका डेटा इंक्लूड ही नहीं होता। यानी कि आप बोल सकते हैं जो गांव में दुकानें हैं, जमींदार वाले हैं और बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, इन सब के डेटा यहाँ इंक्लूड ही नहीं होते। यानी कि एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता जो हमारे देश की जीडीपी पर बहुत असर डालता है। तो आधा डेटा तो यही गलत हो गया। मैं आपको बता दूं, बेसिकली एनएसएसओ जो है वो हर 5 साल पे इसका डेटा निकालती है और जब 5 साल बाद ये डेटा आएगा तब आपको समझ में आएगा कि कहानी कुछ ज्यादा ही गड़बड़ थी। दूसरा क्या हुआ था? दूसरा हुआ ये था कि 2015 में सरकार ने जीडीपी कैलकुलेशन मेथड चेंज किया था। क्या चेंज किया था? देखिए, 2000 पहले से पहले 2015 से पहले क्या होता था, जो भी कंपनीज के डेटा होते थे वो कौन प्रोवाइड करता था? वो आरबीआई प्रोवाइड करता था। यानी कि टोटल कितनी कंपनीज हैं, इन सारी चीजों के डेटा। लेकिन 2015 में क्या हुआ, हमने एमसीए 21 डेटाबेस से डेटा उठाना शुरू किया। अब एमसीए 21 डेटाबेस क्या है? सिंपल सा समझिए, जो भी कंपनीज टैक्स भरती है ना, जो टैक्स रिटर्न आता है उसका नंबर हमने लेना शुरू कर दिया। यानी कि डेटा हमने सिर्फ उन कंपनीज का उठाना शुरू किया जिनका टैक्स रिटर्न आता है। अब हुआ क्या? हुआ ये, एनएसएसओ ने बोला कि हमारे देश में 36% कंपनीज ऐसी हैं जो शेल कंपनीज हैं। अब शेल कंपनीज का मतलब क्या होता है? शेल कंपनीज का मतलब वो कंपनीज होती हैं जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। यानी कि हमारे डेटा में 36% वो कंपनीज हैं जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है।
आपको पता है स्कैम होता रहता है, बहुत बार स्कैम हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है वो सत्यम कंपनी वाला है। तो ऐसा बोला गया कि 36% कंपनीज का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यानी कि यहाँ आधा डेटा हमने छोड़ दिया, यहाँ हमने ऐसे डेटा इंक्लूड कर लिए जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, यानी कि पूरी कहानी ही गड़बड़ हो गई है। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो कम से कम -30% तो गई ही गई है। इसीलिए इसको लेकर अगर आपको याद हो, 1 साल पहले काफ़ी ज़्यादा इश्यू हुआ था, जब रघुराम राजन ने बोला था कि हमारा जीडीपी का मेथड गलत है, हमें अपने मेथड को करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक देश की जीडीपी 7% से बढ़ रही है, तो उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी नहीं हो सकती। ठीक है। वापस से रघुराम राजन ने अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक 30-32 पेजेस का एक बेसिकली आप बोल सकते हैं कि डेटा प्रोवाइड किया, और वहां उन्होंने बोला कि हमारे देश की जीडीपी कैसे बेटर हो सकती है। मैं पूरे उस डेटा पर तो नहीं जाऊंगी, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो जरूर बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझा देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमारे सरकार जो है वो अभी ढंग से खर्च नहीं कर रही, उनको एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि सरकार का अभी जो काम करने का तरीका है वो अभी अपने पैसे को रोक कर रख रहे हैं कि शायद हमें फ्यूचर में ज़्यादा इमरजेंसी पड़ जाए। लेकिन उन्होंने बोला देखिए, इसको आपको एक मरीज की तरह समझना पड़ेगा, जिसको आपको टॉनिक अभी देनी पड़ेगी। आप फ्यूचर में नहीं उम्मीद कर सकते कि मैं उसे फ्यूचर में टॉनिक दूंगा वो सही हो जाएगा। तो सरकार को सबसे पहले अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को छोटी और प्रायोरिटी सेक्टर, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो स्मॉल सेक्टर है, उनको ज्यादा फायदा पहुंचाना पड़ेगा। सरकार को छोटी सेक्टर्स को रिलीफ देना पड़ेगा, उनको टैक्स में कंसेशन देना पड़ेगा, उनको जीएसटी में कंसेशन देना पड़ेगा। अगर आपने उनको नहीं बचाया तो वो कंपनियां मर जाएंगी, वो जिंदा नहीं रह पाएंगी, क्योंकि इस कोविड को छोटी कंपनीज नहीं झेल पा रही हैं। फिर उन्होंने बोला कि देखो, अभी ये मौका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने से देखिए सबसे पहला फायदा होगा, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो आप ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करवा पाओगे। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा ना, तो आप लोगों को सामान सस्ते रेट पर पहुंचा पाओगे, ट्रांसपोर्ट बेटर हो जाएगा, सड़कें होंगी तो आपका जो रेस्टोरेंट भूटान बॉर्डर पर है वहां आपको सामान सस्ता मिलेगा ना। ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट पर काम कर लो। और उन्होंने एक बात और बोली कि इस कोविड के टाइम पर जिन बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ है, जैसे कि रिलायंस आपने देखा बहुत प्रॉफिट में गया, अमेज़न आपने देखा बहुत प्रॉफिट में गया। उन्होंने बोला इन बड़ी कंपनियों को सामने आना पड़ेगा और इनको अपनी जो छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं सपोर्ट वाली, जैसे कि अमेज़न में सप्लाई चेन है, रिलायंस में सप्लाई चेन है, इनको इन लोगों को मदद करनी पड़ेगी, आपको बाहर आकर उनको हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रघुराम राजन ने अपने डेटा में बोले हैं, और मुझे भी लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं और इनको नॉलेज है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप बोलेंगे भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ मैम, मैं क्या कर सकता हूँ? आप इतना कर सकते हैं कि सपोज़ आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम के किसी फ्रॉड में मत जाइएगा। इंस्टाग्राम की किसी छोटी कंपनी, जो छोटे बिज़नेस सर्वाइवल हैं, उनसे सामान खरीद सकते हैं। शायद आपके 1 दिन के शॉपिंग से उनका 1-2 दिन बिज़नेस बच जाए, वो सर्वाइव कर जाएँ। ठीक है? इसके अलावा आपने कभी देखा हो तो मिलाप और इन सब पर फंड रेज़र होते हैं, वहाँ आप 50-100 रुपए का माइक्रो लोन दे सकते हैं। आपके 50-50, 100-100 रुपए से शायद एक कंपनी इतना पैसा इकट्ठा कर ले कि वो 1-2 दिन या 1 हफ्ता और सर्वाइव कर जाए। तो इस वक़्त कोविड के टाइम पर बहुत ज़रूरत है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में या फिर लोगों की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है? बाकी इकोनॉमी वाइज़ क्या है, मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है, मैंने आपको जीडीपी समझा दिया है, बहुत आसान शब्दों में समझाया है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड करती रहूँगी। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जीके की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से रहिए, आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिए। जय हिंद।